हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 20 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी को आज बताना चाहेंगे कि हमने जो है आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में लल्लन टॉप क्वेश्चन को बहुत ही कम मात्रा में रखा है। आपको पता है क्योंकि जो है आरओ का एग्जाम होने वाला है, जिससे बच्चों को हमें ढेर सारा कंटेंट देना होता है, इसलिए जो है समय की बचत के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, हम ऐसा कंटिन्यूस 1 महीने तक करने वाले हैं जब तक कि पेपर नहीं हो जाता है आरओ का। उसके बाद जो है हम पूरी क्लास अपना लल्लन टॉप क्वेश्चन के साथ भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और आप सभी का टाइम बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को। और आप सभी को बता दें कि जो बच्चे भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो शाम को हमारे साथ 5 बजे से लेकर जो है आधे घंटे तक हम करंट अफेयर क्वेश्चन करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो इस प्रकार हैं। हाल ही में चर्चा में रहे गेलफू स्मार्ट परियोजना का संबंध किससे है? तो गेलफू स्मार्ट परियोजना का संबंध किससे हो जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान से। इसकी व्याख्या देखते हैं। गेलफू स्मार्ट परियोजना यह भूटान में शुरू किया गया है। ठीक है, और यह जो है किसने शुरू किया है? तो जो भूटान के राजा हैं, जिनका क्या नाम है, नाम ग्याल वांगचुक, इन्होंने यह शुरू किया है। और इस गेलफू स्मार्ट परियोजना के तहत जो है क्या बनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा। ठीक है, और यह किस तरह का शहर होगा? तो इसमें जो है शून्य उत्सर्जन सबसे कम होगा। ठीक है, यानी कि ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा। माइंडफुल सिटी होगी, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान लगा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और इसके साथ जो है यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा संबंधित हो जाता है पहले प्रश्न से कि गेलफू स्मार्ट परियोजना का संबंध किससे है, किस देश से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भूटान से। ठीक है, सेकंड प्रश्न देखते हैं। आईपीएल आपको पता है कि जो है ये हमारे भारतीयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, तो ये शुरू होने वाला है। आईपीएल नीलामी में 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिचेल स्टार्क। ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो मिचेल स्टार्क। इसकी व्याख्या पूरा देखते हैं। तो आईपीएल 2024 अब की बार जो है इसका आयोजन कौन सा क्रम का होगा? तो ये 17वें क्रम का इसका आयोजन किया जाएगा। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी। 2024 में जो खिलाड़ियों की नीलामी हुई है, ये कहाँ पर हुई है? दुबई, यूएई में। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के यह खिलाड़ी है। और इसे खरीदा किसने है? तो मिचेल स्टार्क को खरीदा है केकेआर ने। ठीक है, और ये कितने में खरीदा है केकेआर ने? तो 24.75 करोड़ रुपए में मिचेल स्टार्क को खरीदा है, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? मिचेल स्टार्क। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक और खिलाड़ी है जिसका क्या नाम है? पैट कमिंस। इसे भी, यह कहाँ का है? यह भी ऑस्ट्रेलिया का है। और इसे खरीदा किसने है? तो हैदराबाद सनराइजर्स ने खरीदा है। और कितने में खरीदा है? तो 20.50 करोड़ रुपए में इसे खरीदा गया। ठीक है, तो जो है 2024 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बाद पैट कमिंस दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो है आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन बिका है अब तक, तो सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी बिके हैं युवराज सिंह, जो कि कितने में? तो 16 करोड़ में बिके हैं। अभी तक और कोई भारतीय खिलाड़ी इतना महंगा नहीं बिका है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कि 2024 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में एक जानकारी और दे दें, जो ये पैट कमिंस है। पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान कप्तान है। आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, इसमें जो है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था उसके कप्तान कौन थे? तो वो थे पैट कमिंस। ठीक है, जो आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था, भारत उसमें विजेता रहा है। तो इसमें इस समय जो है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपको पता है ये सही जवाब हो जाएगा, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब इनकी व्याख्या देखते हैं कि अब्देल फतेह अल सीसी यह मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इन्होंने संविधान में 2 बदलाव किया था। ठीक है, कौन कौन सा बदलाव किया है? तो इन्होंने 2 बदलाव किया है। एक तो कार्यकाल, इन्होंने जो पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल था 4 वर्ष, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 6 वर्ष। ठीक है, और एक बदलाव क्या किया है? तो पहले जो है मिस्र में राष्ट्रपति जो है 2 बार चुने जाते थे, लेकिन इन्होंने संविधान संशोधन करके अब 3 बार कर दिया है।
यानी अब राष्ट्रपति पर जो है 3 बार निर्वाचित हो मतलब चुने जा सकते हैं। एक राष्ट्रपति जो है 3 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि पहले 2 बार था। अब देखते हैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी है कि मिस्र की राजधानी का क्या नाम है, काहिरा है। मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। और मिस्र की लोकेशन ये आपका हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। और मिस्र आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको मिस्र की लोकेशन इधर दिख जाएगी। और यहाँ पे आपका स्वेज नहर है, ये आपका लाल सागर है, और इसके बाद यहाँ पे आपका भूमध्य सागर हो जाता है। ठीक है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, या फिर हाँ कौन सी नहर जोड़ती है, तो यह स्वेज नहर जोड़ती है। तो मिस्र यहाँ पर है। और मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है, आपको पता है। नील नदी जो है 2 स्थानों से निकलती है, ठीक है, और ये दोनों जब 2 स्थानों से निकलती है तो एक नदी का क्या नाम हो जाता है, तो एक नदी का नाम हो जाता है नील, व्हाइट नदी यानी कि सफ़ेद नील, और दूसरी जो नदी होती है उसे नीली नील कहा जाता है। और ये दोनों जिस स्थान पर आकर मिलते हैं, ठीक है, नीली नील और व्हाइट नील, ये दोनों जाकर किस जगह पर आकर मिलते हैं, तो खार्तून एक जगह है, यहाँ पर आके मिल जाते हैं। और इसके बाद जो है ये दोनों नदी किस नाम से जानी जाती है, तो नील नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये नील नदी के नाम से जानी जाती है और ये मिस्र में प्रवेश करती है। और ये खार्तून जो है किसकी राजधानी है, तो यह सूडान की राजधानी है। किसकी, तो यह सूडान की राजधानी है। और सूडान में अभी हाल ही में भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो यहाँ पर चलाया गया था करुणा। ठीक है, कौन सा, सॉरी ये करुणा नहीं कावेरी है। ठीक है, तो कौन सा, कावेरी, यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 4 है, हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ करी है। तो जिनपिंग नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है कहाँ का नाम है, तो चीन का, क्योंकि चीन के जो राष्ट्रपति हैं तो वो सी जिनपिंग हैं। और इन्होंने अपने ही नाम पर एक जो भूमिगत प्रयोगशाला बनाया जा रहा है उसी पर इन्होंने अपना नाम रख लिया। तो इस भूमिगत प्रयोगशाला का नाम क्या क्या, क्या हो जा रहा है, जिनपिंग प्रयोगशाला। इसकी व्याख्या देखते हैं, तो जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला यह चीन में बनाया जा रहा है। और क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि डार्क मैटर की खोज करने के लिए विश्व की सबसे गहरी प्रयोगशाला कौन सी है, तो यह जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला है। और यह कितनी गहराई में बनाया जा रहा है, तो पृथ्वी की सतह से जो है 2400 मीटर गहरा बनाया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 19वां एशियन गेम्स या 19वां एशियन पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इन दोनों खेलों का आयोजन किया गया था हांगजो शहर, जो कि चीन में है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि एशियन गेम्स 2023 में जो है भारत का पदक कितना था, तो भारत जो है 107 पदक के साथ जो है भारत का स्थान कितना था, 4था स्थान था विश्व में। और एशियन पैरा गेम्स में जो है भारत ने कुल कितना पदक जीता था, तो 111 पदक जीता था। और इसके साथ जो है भारत की रैंक कितनी थी, तो भारत की रैंक 5वीं थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, किस राज्य में किया जाएगा खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। ठीक है, इसकी व्याख्या में देखते हैं, खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो 2018 में हुआ था। और पहली बार जब 18 में हुआ था तो कहाँ पर आयोजन किया गया था, न्यू दिल्ली में। और 2022 में जो है खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, और वह 5वां क्रम था। और इसकी शुभंकर का क्या नाम था, तो आशा था। और जो है 2022 के खेलो इंडिया गेम्स में पहला स्थान किसे मिला था, महाराष्ट्र को, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश को। जबकि अब जो 2022 में हुआ था, मतलब जो 2023 में किया गया था मध्य प्रदेश में, वो अगर देखा जाए तो किस सन का था, कोरोना काल के कारण जो है तो 2022 वाला 2023 में किया गया था। ठीक है, तो अब 2024 में जो खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा वह तमिलनाडु में किया जाएगा। और तमिलनाडु के 4 शहरों में किया जाएगा। एक तो आपका हो जाएगा चेन्नई, दूसरा आपका हो जाएगा कोयम्बटूर, तीसरा आपका हो जाएगा मदुरई, और चौथा हो जाएगा आपका त्रिची। ठीक है, तो तमिलनाडु के 4 राज्यों में होगा, जिसका क्या नाम है, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। इसमें जो है टोटल कितनी स्पर्धाएं होंगी, तो इसमें जो है 27 इवेंट होंगे। और इसमें नया खेल क्या शामिल किया गया है, तो इसको शामिल किया गया है। और यह जो है क्रम कौन सा है, तो मैंने बताया था 2022 वाला जो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था वो 5वें क्रम का था। तो 2023 वाला जो होगा ये 6वें क्रम का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ओलंपिक में जो है 28वां नया खेल स्क्वैश शामिल किया गया है खेलो इंडिया गेम्स में। अगर क्रिकेट को पूछा जाए तो किसमें शामिल किया गया है, तो ओलंपिक जो 2028 में
होगा 34वें क्रम का लॉस एंजल्स यानी अमेरिका में खेला जाएगा, उसमें क्रिकेट शामिल किया गया है। ठीक है, तो ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है, लेकिन यह जो है कब खेला जाएगा, 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में। नेक्स्ट और छठवां प्रश्न है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा कानपुर के। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी भारत में पहली बार इस तरह का स्कूल बनाया गया है, और यह कौन बनवा रहा है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक बनवा रहा है, और इसमें जो है सहयोग कौन कर रहा है? तो इसमें सहयोग कर रहा है IIT कानपुर। ठीक है, और इसमें क्या फोकस किया गया है? तो इस स्कूल में जो है पर्यावरण को ध्यान में रखकर फोकस किया गया है, जिससे कि जो भारत के द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन 2070 का लक्ष्य रखा गया उसकी प्राप्ति इसमें की जाएगी। स्वच्छ ऊर्जा का इसमें जो है मतलब प्रयोग किया जाएगा, और जो अपशिष्ट प्रबंधन है यानी कि जो कचरा निकलेगा उसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट भी किया जाएगा। ठीक है, और जो दीवारें होंगी इसमें वो हरे रंग की इसमें इमारतें होंगी। ठीक है, तो कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ये कौन बना रहा है, कौन सा बैंक? तो कोटक महिंद्रा इसमें सहयोग कर रहा है IIT कानपुर। ठीक है, और भारत सरकार का जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है वो कब तक है? तो 2070 तक। नेक्स्ट है कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह जो है कब शुरू किया गया था? तो 2015 से लेकर 2015 में शुरू किया गया था, और कब तक के लिए? तो 2030 के लिए यह शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें जो है जो सस्टेनेबल यानी कि SDG गोल में जो है कितने गोल हैं टोटल? तो इसमें 17 गोल टोटल है, और पहला गोल कौन सा है? तो पहला गोल आपका हो जाता है गरीबी को समाप्त करना। यह जो है SDG का नंबर 1 का पहला गोल है। ठीक है, गरीबी को समाप्त करना। नेक्स्ट है अमृत तकनीकी का संबंध किससे है? तो अमृत तकनीकी का संबंध हो जाता है पानी से आर्सेनिक को दूर करना। ठीक है, और यह किसने शुरू करा था? तो IIT मद्रास ने। ठीक है, तो IIT मद्रास ने क्या शुरू किया था? अमृत तकनीकी, जिससे पानी से जो आर्सेनिक प्रदूषण होता है उसे बाहर निकाला जा सके। ठीक है, सातवां है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से सम्मानित किया है। तो भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किस देश के सरकार ने सम्मानित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो गोल्डन आउल से सम्मानित किया है श्रीलंका ने। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति हैं, इनका क्या नाम है? रनील विक्रमसिंघे। इन्होंने भी हाल ही में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे? तो इंडियन आर्म्ड फोर्स यानी कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं इसे सम्मानित किया है। तो तीनों सेनाएं कौन सी हो जाती हैं? वायुसेना, थल सेना और नौसेना। ठीक है, तो इसको सम्मानित किया है। इसमें जो है वायुसेना के अंतर्गत किसे सम्मानित किया है? सुमित महाजन को। थल सेना को में किसे सम्मानित किया है? तो मेजर लोहित को। और नौसेना में किसे सम्मानित किया है? तो समी शर्मा को। ठीक है, तो जो भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन बाउल से किसने सम्मानित किया है? तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनील विक्रमसिंघे ने। अब देखते हैं कि अभी हाल ही में जो है डोर्नियर 228 विमान किसे दिया गया है? तो भारत सरकार ने डोर्नियर 228 विमान किसे दिया है? तो यह दिया है श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को दिया है। जबकि एशिया कप का उप विजेता कौन सा देश है? तो यह श्रीलंका है। ठीक है, तो एशिया कप का उप विजेता टीम कौन सा है? श्रीलंका है। और विजेता कौन है? तो विजेता भारत है। नेक्स्ट है और 8वां प्रश्न है, विजय हरारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजय हरारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम हो जाती है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विजय हरारे ट्रॉफी यह जो है किस खेल की ट्रॉफी है? तो यह क्रिकेट खेल की ट्रॉफी है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? राजकोट, गुजरात में। ठीक है, तो यानी कि फाइनल मुकाबला जो है कहाँ खेला गया? राजकोट, हरियाणा में, गुजरात में। और इसमें विजेता कौन रही है? हरियाणा। और उप विजेता कौन रही है? तो राजस्थान रही है। तो राजकोट में फाइनल मुकाबला किसके बीच हुआ था? हरियाणा और राजस्थान के बीच। इसमें जो है हरियाणा जीत जाता है और राजस्थान हार जाता है। और सर्वाधिक बार जो है यह ट्रॉफी किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। अभी तक जो है सबसे ज्यादा विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीता है? तमिलनाडु ने। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो विजय हरारे ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 2002 में, 2003 में। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण खेलों के जो ट्रॉफी हैं उसको एक ही बार में देख लेते हैं। और ये बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट की कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं? देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, ईरानी कप। ये सभी जो है क्रिकेट की कप हैं, क्रिकेट की ट्रॉफी हैं। और
डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, यह किस खेल की ट्रॉफी है? तो यह फुटबॉल की ट्रॉफी है। इसके बाद उबेर कप और थॉमस कप, यह जो है बैडमिंटन कप का ट्रॉफी है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो विजय हरारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम आपकी हो जाती है हरियाणा। अब नेक्स्ट देखते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9वां है। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब के साथ। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी हाल ही में जो है 2 समझौता हुआ है। ठीक है, तो पहला समझौता पहले देखते हैं कौन सा है। तो पहला समझौता हो जाता है NSDG यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इन्होंने किसके साथ समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। किस बात पर समझौता किया है? जो मजदूर भारत से जो है उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो मजदूर जो है भारत से सऊदी अरब में काम करने जाते हैं तो उन मजदूरों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार, उनकी रक्षा के लिए एक समझौता हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि जो भी एजेंट, आपने देखा होगा कि जो है एजेंट जो होते हैं, यानी कि जो भारत के मतलब भारतीयों को जो है कहाँ भेजते हैं? सऊदी अरब में, यानी कि जो दलाल भी बोल सकते हैं, वो जो है कुछ गड़बड़ी भी कर देते हैं कभी कभी, और यहाँ से जो मजदूर सऊदी अरब में जाते हैं वो वहीं फंस जाते हैं। ठीक है, तो इन मजदूरों से, मतलब इन एजेंटों से क्या कहा गया है? NSDG ने कहा है कि जो भी तुम मजदूर को भेजोगे, ठीक है, उसका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। कहाँ पर? NSDG में जो है, NSDC में जो है इस एजेंट से कहा गया है कि जो तुम मजदूर भेजोगे उनका जो है हमारे यहाँ पर पंजीकरण करोगे तभी वो बाहर किसी देश में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला समझौता हो जाता है जो कि NSDG ने किसके साथ करा है? सऊदी अरब के साथ और एजेंट के साथ। दूसरा समझौता क्या हुआ है? तो दूसरा समझौता हुआ है इंडियन नेवी ने IIT कानपुर के साथ मिलकर जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में जो है कार्य करेंगे। इस बीच जो है इंडियन नेवी और IIT कानपुर के बीच भी समझौता हुआ। किस बात को? तो रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर इनके बीच समझौता हुआ है। तो पहला ये हो जाता है आपका, और दूसरा आपका ये हो जाता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न है हमारा और 10वां है। हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया है? आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं कि आनंद विवाह अधिनियम यह जो है अभी कहाँ पर लागू किया गया है? जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। और किसके लिए? जो सिख समुदाय हैं, जब इनका विवाह होता था तो ये हिंदू विवाह एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता था इनका। ठीक है, जो सिख समुदाय के लोग थे, जब वो विवाह करते थे तो उनका जो है शादी कानूनी तौर पर मानने के लिए उन्हें हिंदू विवाह एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब वो जो है अगर शादी करेंगे तो आनंद विवाह अधिनियम एक्ट के तहत जो है अपना पंजीकरण करा लेंगे। ठीक है, तो अब जो है हिंदू विवाह के अंतर्गत वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। अब उनके लिए जो है आनंद विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। और यह दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट, ये हो जाता हमारा कुछ ललन टॉप क्वेश्चन, थोड़े बहुत थे, और बाकी के 10 प्रश्न जो कि पूरे व्याख्या के सही थे। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।